देवदूत के पंखों की मदद से सोंग चांगजी उड़ने लगा और उसकी आंखें द्वेष से फैल गईं, जिससे उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाई दी। वह जानता था कि जियांग जुवानजी और जियोलिंग दोनों ही गुप्त क्षेत्र के बाहर से सब कुछ देख रहे थे। उसने पूछा कि वे इस समय क्या महसूस कर रहे थे, और क्या जियांग जुवानजी को याद है कि जब उसने अपनी बहन को उत्तरी युद्ध के मैदान में गुफा में मारा था, तो उसने खुलासा किया कि आज वह उनके महान लोगों की जड़ें काटने आया था। गु कैशन का ध्यान और सभी का ध्यान उन पर केंद्रित था। वे कुछ हद तक भ्रमित थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि टेंकिंग दिव्य कबीले का एक सदस्य कैसे घुसपैठ करने में सक्षम था। कोई भी नहीं सुन सकता था कि वह क्या कह रहा था क्योंकि निगरानी प्रणाली में कोई ऑडियो नहीं था। उनमें से कोई व्यक्ति होंठ पढ़ सकता था और अंत में पता चला कि गुप्त क्षेत्र में एक विसंगति हुई थी और सोंग चांगजी ने शेष प्रतिभाओं को फंसा लिया था और सभी के सामने उनके सबसे मजबूत प्रतिभाओं को मारने की योजना बना रहा था। सोंग चांगजी की आंखें क्रोध से चमकने लगीं। एक तीखी नज़र के साथ उसने अपना हाथ जियांग और दूसरों की ओर बढ़ाया और फिर अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी उंगलियों से धागे निकल आए। गु कैशन की नज़र और जाई जुन्यू के पिता की नज़र उस पर टिकी हुई थी। पिता को जल्दी ही एहसास हो गया कि यह 1000 धागे नामक टेंकिंग दिव्य कबीले की जन्मजात क्षमता थी। एक घबराहट क्योंकि इस क्षमता से उपयोगकर्ता एक शापित रस्सी की तरह अनगिनत आत्माओं के साथ एक जाल बुन सकता था, जो दिव्य आत्माओं को नष्ट करने के लिए विशेष रूप से प्रभावी था। गु कैशन सतर्क हो गया क्योंकि उसे पता था कि यह अच्छा नहीं था। जियांग और अन्य लोग गुप्त क्षेत्र में फंस गए थे और बचने के लिए खुद को नष्ट भी नहीं कर सकते थे, और अगर उनकी आत्माएं मिट जाती तो वे मर जाते। राजधानी के युद्ध क्षेत्र के जनरल ने अपना संयम खो दिया और एक उग्र नज़र से यान जेंटियन की ओर एक शक्तिशाली हमला किया, जिससे जमीन टुकड़े टुकड़े हो गई। वह गुस्से में था क्योंकि उसने दजिया को धोखा दिया था। यान जेंटियन ने अपने हाथों को उसके चेहरे के सामने रखा और हमले को रोक दिया। कसम खाई कि वह नहीं जान पाएगा कि सोंग चांगजी दिव्य कबीले के सदस्य थे। जनरल की आंखें घृणा से चमकने लगीं। उसने अपनी मुट्ठी भींची और एक उग्र भाव के साथ कहा कि वह उसे मारने जा रहा था क्योंकि यान जेंटियन मानव सम्राट का एकमात्र वंशज था, उनकी आखिरी उम्मीद। यान जेंटियन अपने वचन पर दृढ़ रहा और उसने समझाया कि उसका दिव्य कबीले के टेंकिंग से कोई लेना देना नहीं है, और अगर वह मर भी गया तो भी वह यान जेंटियन को नहीं बचा पाएगा, इससे पहले कि चीजें अगले स्तर तक बढ़ पातीं। ऊर्जा का एक शक्तिशाली विस्फोट उनके बीच में ही जमीन पर उतर आया। यान जेंटियन ने ऊर्जा के विस्फोट की ओर अपना सिर घुमाया और जनरल वहीं रुक गया। उन्हें ये समझने में देर नहीं लगी कि यह तलवार के देवता और युद्ध के देवता की ऊर्जा थी। यान जेंटियन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं जब जियोलिंग और जियांग जुवानजी ऊर्जा के विस्फोट से उभरे। जियोलिंग ने अपनी मुठियां भींच लीं और गंभीर नज़र से बगल की ओर देखने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी सी बात पर वे पहले से ही घबरा गए थे, यह महसूस करते हुए कि वे बहुत लंबे समय से शांति से रह रहे थे। जियांग जुवानजी, जिसने अपनी बाहें अपनी पीठ के पीछे कर रखी थीं, जनरल को घूरने लगा और शांत भाव से पूछा कि क्या वे सभी दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं यदि एक दिन भूमिगत गुफा के प्रवेश द्वार पर हमला किया गया और उसे नष्ट कर दिया गया। जनरल ने लार निगल ली। जियांग जुवानजी को देखने लगा और एक भी शब्द नहीं बोला। जियांग जुवानजी ने दिव्य तलवार के राजा के पास जाकर उस पर अपनी नजरें गड़ा दीं। उसने पूछा कि जियांग चेन के 9 मियाज़मा पंखों ने कितने बच्चे पैदा किए हैं। यदि उसके पास 100,000 से अधिक संतानें होतीं, तो वह उनका उपयोग करके विस्फोट कर सकता था, जो इस स्थिति को बदल सकता था। फू कैक्सिन की आंखें आश्चर्य और भ्रम में चौड़ी हो गईं। अनिश्चित निगाह से उसने उत्तर दिया कि वह नहीं जानता क्योंकि उसने जियांग चेन से इसके बारे में कभी नहीं पूछा था। जियांग जुवानजी की आंखें गंभीरता से चमकने लगीं क्योंकि उसे याद आया कि 1 सप्ताह से अधिक समय पहले जियांग ने 1 मिलियन से अधिक संतानों का उपयोग किया था, यह महसूस करते हुए कि 100,000 और संतानों को पालना एक असंभव कार्य था।
जब वह विचलित था तो जियोलिंकियू ने पास आकर संदिग्ध निगाह से कहा कि हालांकि यह शर्म की बात है कि प्रतिभाशाली लोगों का जीवन खतरे में था, यह एक संयोग से अधिक था। ये सुनकर जियांग जुवानजी अपनी समाधि से बाहर आया और उसका मन जिज्ञासा और आश्चर्य से भर गया। जियोलिंकियू ने समझाया कि दिव्य टैंकिंग जाति भूमिगत गुफा के सबसे गहरे हिस्से में थी और खुद को छिपाने और दजिया में आने की इच्छा करना कोई आसान बात नहीं थी। उसे एक अस्पष्ट अनुभूति हुई कि अन्य स्थानों पर भी ऐसी ही घटनाएं होने वाली हैं। जियांग जुवानजी की आंखें चिंता से भर गईं। वह जमीन की ओर देखने लगा और उसे लगा कि वह सही था, लेकिन उसने जियोलिंकियू को याद दिलाया कि उसका मुख्य शरीर भूमिगत गुफा को दबा रहा था, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वह एक वैज्ञानिक सुविधा की कल्पना करने लगा और उल्लेख किया कि यदि और भी संबंधित घटनाएं होने वाली थीं, अगर ऐसा होता है तो ये दजिया के मुख्य मुख्यालय में होना चाहिए। मुख्यालय के अलावा किनलिंग के भीतर गहरे स्थित व्हाइट बोन मंदिर जैसे 9 निषिद्ध क्षेत्र भी थे। जियोलिंकियू को कुछ महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा और भय से भरी निगाह से पता चला कि संबंधित घटनाएं शुरू होने वाली थीं। तभी चट्टान के शीर्ष पर एक लाल मंदिर दिखाई दिया जो एक बुरी ऊर्जा का उत्सर्जन करने लगा, और सामने एक आदमी दिखाई दिया। सभी का ध्यान मंदिर पर टिका हुआ था। वे सदमे में थे, यह नहीं जानते थे कि यह एक भ्रम था या नहीं। उन्होंने देखा कि उस आदमी में न तो आत्मा का आभास था, न ही मानवीय आभास, न ही जीवितों का आभास। वह एक बूढ़ा आदमी था। उसकी आंखें द्वेष से चमकने लगीं और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने समझाया कि आत्मा का आभास वास्तव में कोई आभास नहीं है, और जब सभी आभास अलग हो जाते हैं तो उन्हें बुद्ध कहा जाता है। उसने अपने 2 पुराने दोस्तों को पहचाना और खुद को हीरे के सूत्र वाले भिक्षु के रूप में पेश किया। बिना एक सेकंड गंवाए जियोलिंकियू ने अपनी तलवार निकाली, उससे भिक्षु की ओर इशारा किया और उग्र भाव से पूछा कि व्हाइट बोन मंदिर का बूढ़ा भिक्षु यहाँ क्या कर रहा था और कैसे उसने इस समय बाहर आकर परेशानी खड़ी करने की हिम्मत की। जियांग जुवानजी ने मुड़कर देखा और उसका ध्यान भिक्षु पर केंद्रित हो गया। वह शांत भाव से उसे देखने लगा। भिक्षु के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान फैल गई क्योंकि उसने बताया कि यहाँ सभी युवा लोग उसका सूत्र सुनने जा रहे हैं और जल्द ही ज्ञान प्राप्त करेंगे। जियोलिंकियू सतर्क हो गया और भिक्षु के मन में क्या था ये जाने बिना ही पीछे मुड़ गया। तभी उस स्थान पर एक अजीब ऊर्जा प्रकट हुई जिसने धीरे धीरे सभी प्रतिभाशाली लोगों को प्रभावित किया, जिससे उनकी आंखें सफेद हो गईं। ये देखकर जियोलिंकियू को तुरंत एहसास हो गया कि भिक्षु का लक्ष्य दाजी की प्रतिभाएं थीं। जियांग जुवानजी को पता था कि यह अच्छा नहीं था। जब उसकी आंखें चमक रही थीं तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और प्रतिभाशाली लोगों से जागने और जाल में न फंसने के लिए कहा। उसकी आवाज सुनकर ज्यादातर युवा जाग गए। उनकी आंखें आश्चर्य और भय से चौड़ी हो गईं, जिससे उन्हें पसीना आ गया। कुछ प्रतिभाशाली लोग नहीं जागे, जबकि दूसरी तरफ एक भूरे बालों वाली लड़की ने अपनी आंखें खोलीं और आतंक से भरी निगाहों से जोर से सांस लेना शुरू कर दिया। उसके बगल में बैठे लड़के की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और बिना ये जाने कि क्या हो रहा है घबरा गया। भिक्षु क्रोधित हो गया और उसने उल्लेख किया कि दूसरों को ताओ को समझने से रोकना दिव्य आदेश द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाता है। उन्हें दैवीय प्रतिशोध से सावधान रहने की सलाह दी। ये सुनकर जियोलिंकियू और जियांग जुवानजी का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। तभी जो प्रतिभाशाली लोग नहीं जागे थे उनके सिर टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। लड़का और लड़की पलटे और ये देखकर उनके जबड़े खुले रह गए और उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। भिक्षु ने समझाया कि सौभाग्य से धन्य प्रतिभाशाली लोग पहले ही चढ़ चुके थे। उसके लिए यह अफसोस की बात थी क्योंकि अगर जियांग जुवानजी ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो सिर्फ 2 सेकंड में और भी प्रतिभाशाली लोग परम आनंद की स्थिति में पहुंच जाते। जियोलिंकियू अब खुद को रोक नहीं सका। उसने गति पकड़ी और घृणा से भरी नजर से भिक्षु की ओर छलांग लगाने लगा। उसने इस राक्षसी भिक्षु का ख्याल रखने का फैसला किया क्योंकि जब वह उसे टुकड़ों में काट देगा तो उसके पास हमला करने की ताकत नहीं होगी।
उसने जुवानजी को ये भी समझाया कि गुप्त क्षेत्र में परिवर्तन केवल शुरुआत थी और एक ही हरकत पूरे शरीर को प्रभावित कर सकती है। उसे दृढ़ रहने और गुफा में वापस जाने के लिए कहा। जियांग जुवानजी ने बगल की ओर देखा और काला धुआं निकलता देखा। उसका ध्यान उन पर केंद्रित हो गया और उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि दजिया पर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। दृढ़ निश्चयी भाव से उसने राज्य के सभी संरक्षकों का ध्यान आकर्षित किया। उन्हें अपने युद्ध क्षेत्रों में वापस लौटने का आदेश दिया और कहा कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए। राज्य के सभी संरक्षक उछल पड़े और अपने पदों पर लौटने लगे। वे जानते थे कि सामान्य स्थिति महत्वपूर्ण थी। उन्होंने जियांग जुवानजी से शपथ ली कि वे अपने जीवन के साथ दजिया की रक्षा करेंगे और अपने पापों को पुण्य से प्रायश्चित करेंगे। जुवानजी का ध्यान, जिसने अपनी पीठ के पीछे अपने हाथ रखे थे, और गु कैशन का ध्यान उन पर केंद्रित था, वे चुपचाप विचार करने लगे। गु कैशन ने अपनी पीठ मोड़ी और दृढ़ निश्चय से भरी निगाह से बताया कि अगर जियांग चेन गुप्त क्षेत्र में अपनी जान गंवा देता है तो एक बार यह खत्म हो जाने के बाद वह जियांग जुवानजी का पीछा करते हुए गुफा में जाएगा और पूरे टैंकिंग दिव्य जनजाति का सफाया कर देगा। पहले तो जियांग शुवानजी चुप रहा, लेकिन फिर उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा। उनके सामने एक स्क्रीन थी जो दिखा रही थी कि गुप्त क्षेत्र में क्या हो रहा था। जियांग शुवानजी और गु कैशन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा था। गुप्त क्षेत्र के अंदर जियांग सॉन्ग चांगजी के सामने खड़ा था, जो जमीन पर घुटनों के बल बैठा था और उसके मुंह से खून बह रहा था। ये देखकर जियांग शुवानजी खुद को हंसने से रोक नहीं सका, और यद्यपि उसे कारण नहीं पता था, ऐसा लग रहा था कि गुप्त क्षेत्र के अंदर एक अप्रत्याशित मोड़ आ गया था। अब जबकि सॉन्ग चांगजी जियांग चेन के सामने घुटने टेक रहे थे, वे निश्चिंत हो सकते थे। 5 मिनट पहले यंग जान, जिसकी आंखें चमक रही थीं, ने अपना हाथ जमीन पर रखा और अपने रक्त कवच वाले ड्रैगन को हमला करने का आदेश दिया। उसके पास ही जियांग वुशुंग था, जिसने उग्र निगाहों से अपने युद्ध के देवता को आदेश दिया कि वह सॉन्ग चांगजी को उसके लिए टुकड़ों में फाड़ दे। उनमें से अधिकांश घायल थे। उड़ रहे सॉन्ग चांगजी का ध्यान उन पर केंद्रित था। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और उसने पूछा कि वे अपनी ताकत क्यों बर्बाद कर रहे हैं, और अगर वे नहीं जानते कि जितना अधिक वे खुद पर जोर देंगे उतना ही वे अपनी शक्ति की प्रतिक्रिया से पीड़ित होंगे। उसने उनसे कहा कि वे जल्दबाजी न करें, क्योंकि एक बार जब वह सुंदर लड़कियों की आत्माओं को परिष्कृत कर लेगा तो उनकी बारी होगी। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, जिससे धागे जाई जुवान्यू, म्यू हिंक्यू और लियू ओसांडाओ के शरीर के चारों ओर लिपट गए, जिन्होंने अपना मुंह खोला और दर्द में चीखना शुरू कर दिया। सोंग चांगजी ने पहले उनकी आध्यात्मिक शक्तियों को तोड़ने का फैसला किया। जियांग, जिसने अपना हाथ अपने घुटने पर रखा था, खड़ा होने लगा और उसकी आंखें क्रोध से चमकने लगीं, जिससे वह अपने दांत भींचने लगा। लिटिल नाइन मांस खाने के लिए उत्सुक थी, लेकिन जियांग ने उसे जल्दबाजी न करने के लिए कहा, क्योंकि जब तक ये बिल्कुल आवश्यक न हो वह खुद को उजागर नहीं कर सकती थी। उसने उसे प्रतीक्षा करने के लिए कहा, क्योंकि वह समाधान के बारे में सोचने जा रहा था। अब जब लिटिल नाइन इतनी भूखी थी तो वह आसानी से अपने प्रतिद्वंद्वी को मारने में सक्षम थी। हालांकि जियांग ने इस प्रतियोगिता में लिटिल नाइन का उपयोग न करने का वादा किया था। जियांग की नज़र उस पर टिकी हुई थी, लिटिल नाइन के अलावा। उसके पास कई कार्ड थे, लेकिन प्रतिद्वंद्वी को पर्याप्त रूप से समझे बिना वह लापरवाह नहीं हो सकता था। अन्यथा भले ही वह खुद की रक्षा कर सकता था, वह ये सुनिश्चित नहीं कर पाएगा कि उसके साथी अपनी जान न गंवाएं। सोंग चांगजी की आंखें सफ़ेद हो गईं और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। जियांग ने सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी स्थिति विंडो दिखाई दी। उसका असली नाम शू लैंडुओ था और वह तियानकिंग दिव्य जाति से संबंधित था, जो लेवल 6 की शक्ति के साथ उत्तराधिकार की पंक्ति में 19वां वारिस था। वह प्राचीन भगवान के चच के लिए एक गुप्त एजेंट के रूप में काम कर रहा था और एक रसातल दरार के माध्यम से दजिया में उतरा था, स्रोत को दबा रहा था और खुद को एक दोहरे पेशे वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न कर रहा था।
दिव्य तियानकी जाति ने 10,000 जातियों में 61वें स्थान पर कब्जा कर लिया और 3 मुख्य आदिम दिव्य जातियों की एक द्वितीयक शाखा थी। इसके अलावा उसके पास तियान्यान मोती था, जो स्वर्गीय दाव की धारणा को अवरुद्ध करने का काम करता था। एक जिज्ञासु निगाह से जियांग ने सोचना शुरू किया और इस आदमी को हराने का एक तरीका ढूंढ निकाला। उसने पूछा कि क्या अभी भी दिव्य और राक्षसी रक्तसार है, जिसे उन्होंने पहले जियालाई के पवित्र खजाने में पैक किया था। उसने उसे एक बूंद देने के लिए कहा। शियोजिया, जो एक लट्ठे की तरह सो रहा था, ने खुलासा किया कि उसने सब कुछ खा लिया था, इसलिए कुछ भी नहीं बचा था। शियोजिया का रूप बदल गया और जब उसकी आंखें चमक रही थीं, तो उसने अपना हाथ जियांग की ओर बढ़ाया और कहा कि अगर वह चाहे तो वह उसके शरीर से खून की एक बूंद निकालकर उसे दे सकता है। उसने ये भी कहा कि उसने जो रक्तसार परिष्कृत किया था, उसका प्रभाव मूल सार के समान ही था, लेकिन इसके दुष्प्रभाव कम थे। उसने कसम खाई कि वह विस्फोट करके नहीं मरेगा। ये सुनकर जियांग की आंखें खुशी से भर गईं और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने प्रतिबंध तोड़ने के लिए पहले थोड़ा खून इस्तेमाल करने और बाकी को बाद के लिए बचाने का फैसला किया। जैसे ही शियोजिया ने जियांग को अपने खून की एक बूंद दी, वह खड़ा हो गया और उसके शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकलने लगी। सोंग चांगजी का ध्यान उस पर केंद्रित था। वह ये देखकर भ्रमित था कि जियांग हिल सकता था और उसे नहीं पता था कि वह धागों के जाल से कैसे बच निकला। एक बार जियांग खड़ा हो गया, उसने अपनी शक्ति का उपयोग करके एक अवरोध को बुलाया। ये देखकर सोंग चांगजी हंसे बिना नहीं रह सका, ये जाने बिना कि उसने अवरोध क्यों बुलाया था। उसने जियांग का मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या वह मरते समय बहुत ज्यादा चीखने से डरता है और दूसरे उसे सुन लेंगे, जिससे ये शर्मनाक हो गया। जियांग दृढ़ रहा और सोंग चांगजी को उसके असली नाम शू लेंडुओ से पुकारा, जिससे पता चला कि वह उसकी योजनाओं के बारे में जानता था। सोंग चांगजी जमीन पर उतरा और उसकी ओर चलते हुए उसने जमीन की ओर देखना शुरू किया और पूछा कि जियांग कौन था और उसे उसका असली नाम कैसे पता चला। उसे याद आया कि 10,000 जातियों का असली नाम कभी नहीं बताया गया था। जियांग के शरीर से एक भेदक ऊर्जा निकलने लगी। उन्होंने कहा कि सोंग चांगजी यह जानने के योग्य नहीं थे कि वे कौन थे। जियांग की मजबूत आभा को महसूस करते ही उन्होंने अपना हाथ अपने चेहरे के सामने रख दिया, बिना ये जाने कि वे मिंग कबीले के पूर्वज थे या नहीं। जियांग उनके पास गया और जब उनकी आंखें घृणा से चमक रही थीं, तो उन्होंने उसे घूरना शुरू कर दिया और पूछा कि तियानकी दिव्य जनजाति इतनी अक्षम कैसे हो गई और जनजाति के उत्तराधिकार में संख्या 19 इतनी मूर्खतापूर्ण कैसे थी। अभिमानी सोंग चांगजी की आंखें भय से भर गईं। वह घबरा गया क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि जियांग भी उत्तराधिकार की पंक्ति में उसकी गुप्त स्थिति जानता था। उसने अपने चेहरे से पसीना पोंछा। उसकी थोड़ी और आंखें भय से चौड़ी हो गईं और ये देखकर कि जियांग को ये पता था। उसने सोचा कि वह अपने कबीले के नेता से भी ऊंचा स्थान रखता है। कांपती आवाज में उसने पूछा कि क्या जियांग दिव्य जनजाति से है। जियांग की आंखें चमकने लगीं। घुटन भरे भाव के साथ उसने उसकी ओर इशारा किया और पूछा कि क्या सोंग चांगजी को उसमें प्राचीन देवता की आभा महसूस नहीं हो रही है। ये सुनकर उसने लार निगल ली, यह महसूस करते हुए कि उसे कुचल दिया जाएगा। हमारा लड़का गुस्से में था और उसने बताया कि प्राचीन देवता के चच ने बहुत लापरवाही से काम किया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने सोंग चांगजी को बिना ठीक से जांच किए यहाँ भेज दिया, जिससे उसकी योजना बर्बाद हो गई। उसके लिए चच के सदस्यों और सोंग चांगजी को मरना था। सोंग चांगजी ने जमीन पर अपने घुटनों को महसूस किया, जियांग के सामने अपना सिर झुकाया और उससे अपनी जान बख्शने की भीख मांगी, ये समझाते हुए कि वे जानते थे कि उन्होंने गलती की है। उसके लिए यह न जानना कि भगवान यहाँ थे एक गलतफहमी थी, और यह कि तियानकी दिव्य जनजाति मूल रूप से आदिम दिव्य जनजाति से संबंधित थी, जिसका अर्थ था कि वे एक ही जड़ें और मूल साझा करते थे। उसने जियांग से अपनी जान बख्शने की विनती की। हमारा लड़का चुपचाप उसे देखने लगा। यह वीडियो का अंत है।
अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। सॉन्ग चांग जी ने जियांग के सामने अपना सिर नीचे किया और चुपचाप जमीन पर घूरने लगा। जियांग ने उसे देखना शुरू किया और उसकी आंखें गंभीरता से चौड़ी हो गईं। लिटिल नाइन ने अपनी उंगली अपने गाल पर रखी और उसके मुंह में पानी आ गया। हमारा लड़का जानता था कि अगर वह सॉन्ग चांग जी के खिलाफ लड़ाई करेगा तो निश्चित रूप से उसकी कमजोरियां सामने आ जाएंगी। इसके बजाय सबसे समझदारी की बात यह होगी कि उसे अपनी चेतना के सागर में फंसाया जाए और लिटिल नाइन का इस्तेमाल करके उसे सीधे मार दिया जाए, क्योंकि जब तक वह बाहर नहीं आती, इसे नियमों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता था। सॉन्ग चांग जी ने जियांग के सामने खुद को इस तरह से झुकाया जैसे कि वह कोई देवता हो। हमारा लड़का अपनी समाधि से बाहर आया और शांत भाव से कहा कि उसने जो कहा था वह सही था। उसने स्वीकार किया कि उन दोनों का सार और मूल एक ही है। सौभाग्य से उसकी योजना पहले से ही आधी से ज्यादा पूरी हो चुकी थी, इसलिए उसने उसकी जान बख्शने का फैसला किया। ये सुनकर सॉन्ग चांग जी अपने दिल की गहराई से उसका शुक्रिया अदा करने से खुद को रोक नहीं पाए। जियांग ने उसे घूरना शुरू कर दिया, अपना हाथ बढ़ाया और आत्मविश्वास से भरी निगाहों से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए समझाया कि वह जानता था कि सॉन्ग चांग जी गुफा में वापस जाना चाहता था, लेकिन उसने कहा कि उसके मूल को नुकसान पहुंचाए बिना ऐसा करना अब संभव नहीं था। उसने उसे अपने शरीर में प्रवेश करने की सलाह दी और वादा किया कि वह प्रतिभाशाली लोगों से निपटने के बाद उसे व्यक्तिगत रूप से गुफा में वापस ले जाएगा। सॉन्ग चांग जी ने सोचना शुरू किया और बिना ज्यादा सोचे समझे हमारे लड़के को स्वीकार किया और उसका शुक्रिया अदा किया। वादा किया कि वह उसकी दयालुता को कभी नहीं भूलेगा। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जियांग ने अपना हाथ बढ़ाया और सॉन्ग चांग जी के शरीर को अपने अंदर समाहित कर लिया। हमारे लड़के की आंखें खुशी से चमकने लगीं और एक मुस्कान के साथ उसने बताया कि कृतज्ञता के लिए अभी बहुत जल्दी है। सॉन्ग चांग जी को जियांग की चेतना के समुद्र में टेलीपोर्ट किया गया, जो कीड़ों से भरा हुआ था, और जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, वहां वह ड्रैगन भी था जिसे हमारे लड़के ने कब्र में पाया था, और उसके ऊपर लिटिल नाइन सवार थी। सॉन्ग चांग जी ने पलटकर देखा और डर महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। लिटिल नाइन ने अपना सिर अपने हाथों पर टिकाया और उसकी निगाह सॉन्ग चांग जी पर टिकी हुई थी। वह शर्माने और अपनी जीभ बाहर निकालने से खुद को नहीं रोक पाई, क्योंकि उसे इतने शक्तिशाली व्यक्ति को खाए हुए काफी समय हो गया था। जियांग ने उसे खाने की अनुमति दी और बिना एक सेकंड बर्बाद किए वह मां कीट में बदल गई। जब उसकी आंखें चमक रही थीं, तो उसने उस पर हमला किया और उसे खाना शुरू कर दिया। बेचारी सॉन्ग चांग जी दर्द में चिल्लाने लगी, मदद की भीख मांगने लगी। जियांग ने अपना हाथ पोंछा। जियांग वुक्सियांग और यिंगजान की ओर मुड़ी और पूछा कि वे अभी भी घुटने क्यों टेक रहे हैं। उनका ध्यान जियांग पर था। वे भ्रमित थे और उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ था। यिंगजान की आंखें भय से भर गईं। वह ये देखकर पसीना बहाए बिना नहीं रह सका कि सॉन्ग चांग जी जियांग के सामने घुटने टेक चुके थे। जियांग वुक्सियांग, जो सदमे में होने के बावजूद शांत रहने की कोशिश कर रहा था, उसका दिमाग सवालों से भरा हुआ था, क्योंकि लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई थी। उसे ठीक से पता नहीं था कि जियांग ने सॉन्ग चांग जी से क्या कहा था। जुएनू और अन्य लोगों के शरीर के चारों ओर जो धागे थे, वे गायब हो गए। वह खड़ी हुई, अपनी मुट्ठी अपनी छाती पर रखी और ये देखकर शर्माए बिना नहीं रह सकी कि जियांग ने उसे फिर से बचा लिया था। लियू ओसांडाओ हमारे लड़के के पास आए, अपनी आंखें बंद कीं और एक आभारी मुस्कान के साथ उसे गले लगाया और धन्यवाद दिया। मुहनकू की आंखें प्रशंसा और प्रेम से चौड़ी हो गईं। एक मुस्कान के साथ उसने स्वीकार किया कि जियांग ही उसका एकमात्र भगवान था। जियांग चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। बाकी लोगों का ध्यान उन पर था और वे ईर्ष्या से बच नहीं सकते थे। यिंगजान के एक आदमी ने अपना हाथ उसके मुंह के पास रखा और एक ईमानदार नज़र से कहा कि जियांग बहुत शक्तिशाली है, और पूछा कि क्या उन्हें लड़ाई जारी रखनी चाहिए। यिंगजान को
कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई और गुस्से से उसकी ओर मुड़ा और समझाया कि जियांग ने उनकी सारी जान बचाई है, इसलिए अगर वे उसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो वर्गीकरण की लड़ाई के बाद ही लड़ना होगा। जियांग ने लियू ओसांडाओ के सिर पर हाथ फेरा और उसकी आंखें खुशी से फैल गईं। वह उनकी ओर मुड़ा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अभी भी 1 घंटे से भी कम समय बचा था और अब जब कोई भी लड़ाई जारी रखने का इरादा नहीं रखता था तो उसने सुझाव दिया कि गुप्त क्षेत्र के केंद्र में जाकर थोड़ा आराम करें और बचे हुए समय के खत्म होने का इंतजार करते हुए बारबेक्यू खाएं। मुहनकू ने हमारे लड़के को प्रशंसा से भरे भाव से देखना शुरू किया और मुस्कुराने लगा। वे गुप्त क्षेत्र के केंद्र में गए और सिस्टम की सूची का उपयोग करते हुए हमारे लड़के ने बारबेक्यू उपकरण निकाला और जब एक महिला भोजन तैयार कर रही थी, जियांग और अन्य लोग खाने के लिए बैठ गए। यिंगजान ने एक मांस की कटार पकड़ी और एक जिज्ञासु भाव के साथ एक काट लिया, ये सोचकर कि यह बहुत अच्छा था। लियू ओसांडाओ जियांग के बगल में बैठे और मुस्कुराते हुए कहा कि उसे बहुत भूख लगी है। तभी हमारे लड़के के सामने एक सिस्टम विंडो दिखाई दी जिसने उसे सूचित किया कि वह 39वें स्तर से 48वें स्तर पर चढ़ गया है। उसका ध्यान उस पर केंद्रित था। वह ये देखकर हैरान था कि उसने एक साथ 9 स्तर छलांग लगा ली थी, यह नहीं जानते हुए कि क्या छोटे नौ ने सोंग चांगजी को निगल लिया था। समुद्र के अंदर चेतना नन्ही नौ थी जो पहले ही सोंग चांगजी को खा चुकी थी। उसकी आंखें संतुष्टि से भरी थीं। उसने अपने मुंह में कुछ महसूस किया और अपने हाथ से एक धागा निकाला, ये सोचकर कि यह कांटे हैं। धागा नन्ही नौ की लार से ढका हुआ था। जियांग ने ध्यान दिया और पाया कि धागा जू लैंडुओ की आत्मा थी। एक स्थिति विंडो दिखाई दी। ये धागा कई क्षमताओं वाला एक प्रथम स्तर का दिव्य हथियार था। पहले को भ्रामक आत्मा पतन कहा जाता था, जो उपयोगकर्ता को आध्यात्मिक ऊर्जा को छोड़ने, दुश्मन की चेतना के समुद्र में प्रवेश करने और उनके सार को नष्ट करने की अनुमति देता था। दूसरी क्षमता को आत्मा लॉक कहा जाता था, जो उपयोगकर्ता को आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने और इसे अपने में बदलने की अनुमति देता था। तीसरी क्षमता को आत्मा अवरोहण कहा जाता था, जो उपयोगकर्ता को युद्ध में एक शक्तिशाली सहायक आध्यात्मिक शरीर बनाने के लिए अवशिष्ट आत्माओं को सक्रिय करने की अनुमति देता था। धागे के विभिन्न विवरण थे। यह अनगिनत जीवित प्राणियों की आत्माओं से बना था और 100 साल तक आध्यात्मिक शक्ति से पोषित होने के बाद ये पूरी तरह से विलीन हो सकता था। धागा वर्तमान में अधूरा था और वास्तव में प्रथम स्तर का दिव्य हथियार बनने के लिए इसे और अधिक आत्माओं के साथ विलय करने की आवश्यकता थी। इसमें विकास की क्षमता थी, इसलिए ये जितनी अधिक आत्माओं को खाएगा, इसकी गुणवत्ता उतनी ही अधिक होगी और इसका स्तर उतना ही अधिक बढ़ेगा। इस हथियार की खास विशेषता ये थी कि यह किसी मालिक को पहचान नहीं सकता था या अस्थायी रूप से सक्रिय नहीं हो सकता था। इसका उपयोग करने से पहले इसे आध्यात्मिक शक्ति से पोषित करने की आवश्यकता थी। जियांग चेतना के समुद्र में प्रकट हुआ और उसका ध्यान धागे पर केंद्रित था। एक गंभीर भाव के साथ उसे एहसास हुआ कि सोंग चांगजी ने पहले क्यों कहा था कि उसे आत्माओं को परिष्कृत करने के लिए समय चाहिए। यह महसूस करते हुए कि इसका कारण ये था कि यह हथियार अपने पूर्ण रूप में नहीं था। अब हमारे लड़के के पास एक और छिपा हुआ कार्ड था जिसका वह उपयोग कर सकता था। उसने पहले पेड़ की मदद से धागे को पोषित करने का फैसला किया ताकि बाद में वह उसे अपने मालिक के रूप में पहचान सके। उसके लिए उपकरण पालना कीड़ों को पालने जितना लाभदायक नहीं था। जियांग के बगल में उड़ रही नन्ही नाइन का दिमाग उलझन से भरा हुआ था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पेड़ ने धागे को पोषित करना शुरू किया और तभी एक सिस्टम विंडो प्रकट हुई जिसने उसे सूचित किया कि धागा पोषित हो गया है और अब वह अपने मालिक को पहचान सकता है। जियांग इस बात से हैरान था कि पेड़ ने धागे को कितनी जल्दी पोषित किया। वास्तव में उसने प्रक्रिया को तेज करने के लिए इसे दिव्य आत्मा ऊर्जा के साथ पोषित करने के बारे में सोचा था। पेड़ एक शाखा के माध्यम से धागे को पोषित कर रहा था। हमारे लड़के के लिए ये पेड़ अविश्वसनीय था, क्योंकि यह न केवल उसकी दिव्य आत्मा की रक्षा कर सकता था, बल्कि महान सपने देखने वाले के भ्रम को भी रोक सकता था।
यहाँ तक कि जब प्राचीन देवता ने जियांग के शरीर पर कब्जा करने की कोशिश की तो पेड़ ने उसे एक फल में बदल दिया था, और अब ये पता चला कि इसका दिव्य हथियारों पर भी विशेष प्रभाव था। जियांग ने धागा लिया और सिस्टम ने उसे सूचित किया कि दिव्य हथियार ने उसे अपने मालिक के रूप में पहचान लिया है। जियांग की आंखें खुशी से भर गईं। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब उसे भविष्य में जियुलियू के दिव्य सम्राट से हुपो तलवार मिलेगी तो वह उसे पेड़ को भी देगा ताकि वह उसका पालन पोषण कर सके। एक जिज्ञासु भाव के साथ लिटिल नाइन चुपचाप धागे को देखने लगा। पेड़ पर फिर से फल उगाए थे। इस बार एक हरा था और 2 नीले थे। जियांग ये देखकर खुश हुआ कि पेड़ पर एक बार फिर फल लगे थे, और हालांकि वे कम स्तर के लग रहे थे लेकिन एक से अधिक थे। सिस्टम ने बताया कि हरे फल में ट्रिपल अनुभव कार्ड था, जो सक्रियण के बाद 3 घंटे की समय सीमा के साथ प्राप्त अनुभव को 3 से गुना कर सकता था। नीले फलों ने वर्ग परिवर्तन मिशन छूट कार्ड और हमारे लड़के को एक ही पेशे के लिए वर्ग परिवर्तन मिशन को छोड़ने की अनुमति देने की क्षमता प्रदान की। जियांग ने अपना हाथ अपनी थोड़ी पर रखा और एक जिज्ञासु भाव के साथ उसने सिस्टम विंडो में प्रदर्शित जानकारी को पढ़ना शुरू कर दिया। वह ये देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका कि उसने 2 वर्ग परिवर्तन मिशन छूट कार्ड प्राप्त कर लिए हैं। वह स्तर 48 पर था और तीसरे वर्ग परिवर्तन से बहुत दूर नहीं था, और अब कार्ड की मदद से वह बाद में सीधे वर्ग बदल सकेगा, जिससे ये बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। जियांग की सांख्यिकी विंडो दिखाई दी। वह दूसरे परिवर्तन में था और स्तर 48 पर था, जिसमें 447 सितारों की लड़ाकू शक्ति थी। लिटिल नाइन का ध्यान सिस्टम विंडो पर केंद्रित था और उसकी आंखें आश्चर्य और भ्रम में चौड़ी हो गईं। जियांग ने अपनी उंगलियां चटकाईं और याद किया कि उसने एक ट्रिपल अनुभव कार्ड भी प्राप्त किया था। उसने गुप्त क्षेत्र को छोड़ने के बाद अनुभव प्राप्त करने के लिए एक जगह खोजने का फैसला किया और सोचा कि शायद वह तीसरा परिवर्तन पूरा कर सके। उसी समय प्राचीन भगवान के चर्च के महान हॉल में लाल हुड पहने हुए किसी व्यक्ति ने अपना हाथ अपनी थोड़ी पर रखा और कुछ पोर्टलों के माध्यम से सोंग चांगजी का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। यह व्यक्ति प्राचीन भगवान के चर्च का 7वां स्तंभ था, जिसे प्रेमी के रूप में जाना जाता था। वे अपनी हंसी रोक नहीं पाए क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें रैंकिंग प्रतियोगिता का इंतजार करना होगा, और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दिव्य सूर्य दक्षिया के दिव्य स्तर के प्रतिभाशाली लोगों को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। अपने हाथ का उपयोग करके उन्होंने पोर्टल बंद कर दिए और सोचा कि देखते रहने की कोई जरूरत नहीं है और यह कार्य करने का समय है। प्रेमी एक चट्टान के ऊपर था और नीचे पंथ के अन्य सदस्य थे। प्रेमी ने अपना हाथ बढ़ाया और उन्हें सभी मुख्यालयों को सूचित करने का आदेश दिया कि गुफाओं में उनके सहयोगी समुद्री जाति और गहराई के निषिद्ध क्षेत्र को दक्षिया के पानी को हिलाना शुरू कर देना चाहिए। जियांग जुएंजी गुफा की रक्षा करने के लिए प्रभारी होने जा रहा था। जियलिंग क्यू पुराने भिक्षु का सामना करने जा रहा था और महान सपने देखने वाला कुछ समय के लिए जागने वाला नहीं था, और जब तक वह जागता तब तक अराजकता पहले से ही हर जगह फैल चुकी होती, और क्षेत्र के सभी संरक्षक और सीलबंद राजा खुद को मुक्त करने में सक्षम हुए बिना दलदल में फंसने वाले थे। वह लाल आंखों वाली महिला थी। उसने अपना हुड उतार दिया और उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमकने लगीं। एक मुस्कान के साथ उसने ये स्पष्ट कर दिया कि चूझोंग को सुदृढ़ीकरण नहीं मिलने वाला था और अनिवार्य रूप से उसे छोड़ दिया जाने वाला था, और एक बार शहर का बलिदान हो जाने के बाद चूझोंग के नीचे की दरार प्राचीन भगवान के आगमन के लिए पर्याप्त रूप से खुल जाएगी। उस क्षण उनके शरीर के अंदर का गंदा मानव रक्त पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। ये सुनकर पंथ के सदस्यों ने अपनी मुट्ठियां उठाईं और प्राचीन भगवान के आगमन की घोषणा करते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। चूझोंग की दीवार पर नाइट वॉच दृढ़ थी। दीवार के ऊपर जियागांग और तांग थे। उन्होंने उल्लेख किया कि जियांगन के युनमेंजेस को छोड़कर दक्षिया के 9 महान क्षेत्र सभी पूर्ण विद्रोह में प्रवेश कर चुके थे। जियागांग ने शहर का निरीक्षण करना शुरू किया और समझाया कि समुद्री जाति और गुफा जातियां आगे बढ़ रही थीं। दक्षिया के 8 महान युद्ध क्षेत्र तैयारी के प्रथम स्तर की अवस्था में प्रवेश कर चुके थे।
और यद्यपि चूझोंग एक हमलावर शहर नहीं था, फिर भी उन्हें सतर्क रहना था। दीवार पर बैठी तांग ने उसकी ओर मुड़कर मुस्कराते हुए उससे कहा कि चिंता न करें, क्योंकि उनका महान रक्षा गठन पहले से ही वार्म अप चरण में था और आधे घंटे से भी कम समय में ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। जियागांग की आंखें गंभीरता से चौड़ी हो गईं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि जियांग चेन कैसा प्रदर्शन कर रहा था, और उसके द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसा कहा गया था कि जियांगन टीम शीर्ष 3 में प्रवेश कर चुकी थी। तांग ने उंगली दिखाना शुरू किया और मुस्कुराते हुए समझाया कि इस बार जियांग चेन और जियांग वुशुंग के साथ तीसरा स्थान हासिल करना और पहले के लिए लड़ना कोई समस्या नहीं होगी। उसे विश्वास था कि जियांग जीनियस रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये बाद की रैंकिंग लड़ाइयों पर निर्भर करेगा। जब वे बातचीत कर रहे थे तो शहर में छोटे विस्फोट हुए। जियागांग ने पलटकर देखा और भ्रमित था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। डुआन फेंग और अन्य लोग पहुंचे। उसने चिल्लाना शुरू किया, उन्हें बताया कि परिवहन केंद्र नष्ट हो गया है और संचार उपकरण काट दिए गए हैं, और चूझोंग के शहर को सभी दिशाओं से जानवरों की भीड़ ने घेर लिया है। जानवरों की भीड़ ने शहर पर हमला करना शुरू कर दिया, और जियागांग को पता था कि यह अच्छा नहीं था। अब जबकि ट्रांसमिशन और संचार नष्ट हो गए थे, चूझोंग का शहर अलग थलग पड़ गया था। उसने महसूस किया कि यह सबका ध्यान भटकाने और शहर पर हमला करने के लिए एक विकर्षण था। जियागांग ने दूसरों से संपर्क किया और समझाया कि स्थिति जितनी अधिक गंभीर होगी, वे उतना ही कम घबराएंगे। उसने डुआन फेंग से दीवार की रक्षा बनाए रखने और महान रक्षात्मक गठन और परमाणु हथियारों की पूर्ण सक्रियता में तेजी लाने का तरीका खोजने के लिए कहा। उसने झाओकी को रिजर्व आपातकालीन योजना को सक्रिय करने और उन स्थानांतरित लोगों को खोजने का मिशन सौंपा जो ध्वनि संचारित कर सकते थे और जो इसे प्राप्त नहीं कर सकते थे। उसके लिए उसे लाउड स्पीकर और मैनुअल ट्रांसमिशन का उपयोग करना था। उसने बुलैंड को शहर में स्थानांतरित सभी लोगों को इकट्ठा करने और जानवरों को रोकने के लिए उसके साथ मोर्चे पर आने का मिशन सौंपा। सभी की आंखें दृढ़ संकल्प से चमकने लगीं और उन्होंने अपने सिर हिलाए। एक उग्र नजर के साथ उसने अपनी तलवार खींची और दीवार से कूद गया, थोड़ी देर के लिए अग्रिम पंक्ति में जाने और पीछे के पहरे को उनके लिए छोड़ने का फैसला किया। उसी समय जोंग और अन्य लोग एक प्रसन्न नजर के साथ गुप्त क्षेत्र से बाहर आ गए। यंग जान ने एक तरफ देखना शुरू किया और राहत महसूस की। जियान की आंखें शांति से भर गईं। वह भ्रमित था, यह नहीं जानता था कि लोग कहाँ थे। जियांग वुशुंग ने ये देखकर अपनी बाहें पार कर ली कि सभी गायब हो गए थे और कहा कि उसे बुरा लग रहा था। जू वेंजी प्रकट हुए और एक ईमानदार नज़र से कहा कि उनके पास 2 खबरें हैं। पहली यह थी कि दक्सिया समुद्री जाति और गुफाओं के मुख्य निषिद्ध क्षेत्र प्रकट हो गए थे, जिससे प्रत्येक युद्ध क्षेत्र के उच्च कमान को सहायता प्रदान करने के लिए जाना पड़ा। हर कोई चुपचाप सुनता रहा। दूसरी खबर ये थी कि आधे घंटे पहले कुजियांग से एक जरूरी संदेश आया था। जियांग मिन के युद्ध क्षेत्रों में से एक। हमारे लड़के की आंखें डर से चौड़ी हो गईं, जिससे वह ये सुनकर जियांग हैरान रह गया। उसे नहीं पता था कि उसके मालिक और उसकी बड़ी बहन मदद करने गए थे या नहीं। जू वेंजी की आंखें चमकने लगीं, जिससे पता चला कि दक्षिण पूर्वी तट पर अराजकता थी। समुद्री जाति ने विद्रोह कर दिया था और उन्हें दबाने के लिए सेनाएं वहां भेजी गई थीं। ये सुनकर जियांग ने फिर पूछा कि कुजियांग में किसे भेजा गया था। जू वेंजी ने खुलासा किया कि कुजियांग में किसी को नहीं भेजा गया था, क्योंकि यह शहर जियांग मिन के शहरों में सबसे निचले स्थान पर था। और हालांकि यह क्रूर था, एक आपातकालीन बैठक में डेक्सिया के उच्च कमान ने अन्य शहरों की रक्षा के लिए कुजियांग को छोड़ने का निर्णय लिया था। ये सुनकर जियांग अपनी मुट्ठी बंद करने से खुद को रोक नहीं सका और उसने सवाल किया कि क्या उन्होंने इस संभावना पर विचार नहीं किया था कि यह एक विकर्षण रणनीति थी। यंग जान की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसका ध्यान जियांग की मुट्ठी पर टिका हुआ था। जू वेंजी ने बताया कि उन्होंने इस बारे में सोचा था, लेकिन क्यूजियांग की तुलना में ऐसी जगहें थीं जहां वे कोई गलती नहीं होने दे सकते थे।
और कोई भी यह सुनिश्चित नहीं कर सकता था कि क्यूजियांग सिर्फ एक छलावा था या दुश्मन का असली लक्ष्य, ये बताते हुए कि गु कैशन नहीं चाहते थे कि जियांग को ये पता चले। लेकिन उन्होंने उसे बताने के लिए एक अवशिष्ट प्रक्षेपण छोड़ दिया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और पूछा कि इस समय जियांग क्या निर्णय लेने जा रहा था। हमारा लड़का जमीन की ओर देखने लगा और उसने समझाया कि जू विंजी के लिए दक्सिया वह घर था जिसकी उन्हें रक्षा करनी थी, और वह समझ गया कि लोग यही सोचते हैं। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमकने लगीं। उसने अपनी मुट्ठी बंद की और कीड़ों को छोड़ना शुरू कर दिया। और क्यूजियांग लौटने का फैसला किया क्योंकि उसके लिए यह उसका घर था और चाहे वह कितना भी महत्वहीन क्यों न हो, वह इसे कभी नहीं छोड़ेगा। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।